बात आज से ठीक 26 साल पहले की है। तारीख 16 जून और साल 2000। बिहार के औरंगाबाद जिले के मियापुर गांव में मौत ने अपना तांडव खेला। 34 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें से 26 यादव जाति के, 6 दलित और 2 अन्य जातियों के थे। इनमें से भी 13 महिलाएं, 9 बच्चे शामिल थे। 15 गंभीर रूप से घायल हुए। यह कोई अचानक की घटना नहीं थी। यह बिहार की दशकों पुरानी जातीय हिंसा, भूमि विवाद, नक्सलवाद और निजी सेनाओं के बीच चल रहे प्रतिशोध का खूनी नतीजा था। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और अब देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश किस्सा क्राइम का। बिहार के औरंगाबाद जिले का मियापुर गांव पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण में ज्यादातर यादव और दलित परिवारों का छोटा मोटा खेती करने वाले गृहस्थों का ये गांव है। 16 जून 2000 की शाम कई लोग मेहनत करके लौट आए थे अपने घर और घर की छतों पर नहर किनारे बैठे हुए थे। मतलब घर की छत पर बैठे हुए थे या गांव के बगल से गुजरने वाली नहर के किनारे बैठे हुए थे। अचानक 4-5 लड़के जो कि नहर के पास बैठकर बात कर रहे थे, गप कर रहे थे, उन्होंने देखा कि 200 से 250 के बीच हथियार बंद लोग उनकी गांव की ओर आ रहे हैं। हाथों में राइफल, तलवार, कुल्हाड़ी और देसी बंदूकें थी। वे लोग रणवीर बाबा की जय के नारे लगा रहे थे। बूढ़े बच्चे नौजवान सब भागकर गांव घुस गए और चिल्लाने लगे, रणवीर सेना आ गई, रणवीर सेना आ गई। थकान मिटाने के लिए सोए लोगों के दिल में घबराहट फैल गई। हमलावरों ने गांव को घेर लिया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ स्थानीय लोगों ने जवाबी फायरिंग की। इस तरीके की भी रिपोर्ट थी कि गांव में अवैध हथियार थे। जवाबी फायरिंग से घंटों गोलीबारी चलती रही और जब गोला बारूद खत्म हो गया गांव वालों का, तब हमलावर गांव के अंदर घुस गए। उन्होंने चुन चुन कर यादव परिवारों को निशाना बनाया। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को घर से खींचकर बाहर निकाला। एक कमांडर जो उनमें से था, उसने आदेश दिया कि हाथ पैर बांध कर लाइन में खड़ा कर दो। बेटे को पिता के सामने मारो और पिता को बेटे के सामने। क्रूरता की हद देखिए। कमांडर जोर से चिल्ला रहा था कि औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ना। हर व्यक्ति से नाम और जाति पूछी गई। जो यादव कहता उसे लाइन में खड़ा किया जाता। कुछ दलितों ने भी खुद को यादव बताया, क्योंकि उनके मन में था कि यादव बताएंगे तो शायद बच जाएंगे, क्योंकि यादव ताकतवर जाति मानी जाती है। लेकिन यही जवाब उनके लिए काल बना और उनमें से भी कई मारे गए। जो अपने आप को दलित बता रहे थे, ऐसे दलितों को जवाब दिया गया कि दलित हो तो क्या, बच्चों को मां की गोद से छीन कर मार डाला गया। गोलियां ज्यादातर सिर और गर्दन पर मारी गई। क्लोज रेंज से फायरिंग, जो थोड़ी हिलती उसे दोबारा गोली मारा जाता या तलवार से खत्म किया जाता। रात करीब 11 बजे हमलावर सेनारी का बदला ले लिया, अफसर का बदला ले लिया जैसा नारा लगाते हुए, रणवीर सेना जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पूरब दिशा की ओर भाग गए। आधी रात के बाद तड़के सुबह 2 बजे पुलिस पहुंची। गांव में सन्नाटा था। लाशें हर तरफ बिखरी थी। महिलाएं सीना पीट पीट कर रो रही थी। पुलिस ने 34 लाशें गिनी। यही मियापुर नरसंहार की नंगी हकीकत है। यह घटना कोई अकेली नहीं थी। 1980 के दशक से बिहार में कास्ट वार चल रहा था। 1990 में लालू यादव के सत्ता में आते ही यह वार सत्ता पर आ गया। दलितों और पिछड़ों की गोलबंदी ने जमींदारी और शोषण के नाम पर नक्सल के आड़ में ऊपरी जाति के लोगों को निशाना बनाया। जानकार लोग कहते हैं कि इस कथित कास्टवार के पीछे भूमि का असमान वितरण, बंधुआ मजदूरी, कम मजदूरी ये मूल कारण थे। नक्सल माओवादी आंदोलन ने गरीबों को संगठित किया। कई संगठन बने, सीपीआई, एमएल, एमसीसी जिसे माओ कम्युनिस्ट सेंटर कहा जाता है, पीडब्ल्यूजी, पीपल्स वॉर ग्रुप जैसे संस्थाओं ने भूमि अधिकार और मजदूरी बढ़ाने, साथ ही अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। क्लास के नाम पर जब कास्ट को आंख मूंद कर निशाना बनाने का खेल शुरू हुआ, जवाब में ऊपरी जाति के लोगों ने भी निजी सेनाएं बनाई।
रणवीर सेना का गठन 1994 में हुआ, जिसका नेतृत्व ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया जी ने किया। मुखिया जी भूमिहार जाति से आते थे। यह भूस्वामियों की रक्षा के नाम पर दलितों और नक्सल समर्थकों पर हमले करती 1995 में प्रतिबंधित होने के बावजूद यह सेना सक्रिय रही। सरकारी प्रतिबंध एक तरह से कह सकते हैं कि सांकेतिक ही थे, क्योंकि प्रतिबंधित होने के बावजूद दोनों खेमे के हथियारबंद दस्ता घटनाओं को अंजाम देते और उनके अंजाम देने के बाद पुलिस आती और अपना काम करती। इसी क्रम में रणवीर सेना के गठन होने के बाद जो मुख्य नरसंहारों की सूची है वो इस प्रकार से है। 1996 में बथानी टोला, जो कि भोजपुर में है, रणवीर सेना ने 21 दलितों की हत्या की। 1997 लक्ष्मणपुर बाथे, जो कि उस समय के जहानाबाद जिले में आता था, रणवीर सेना ने 58 दलितों और उसमें भी ज्यादा महिलाएं और बच्चों की हत्या की। 18 मार्च 1999 को सेनारी नरसंहार हुआ। यह भी उस समय के जहानाबाद, वर्तमान के अरवल जिले में है। एमसीसी को उग्रवादियों ने 34 भूमिहारों की हत्या गला रेत कर और पेट चीर कर दी। यह मियाँपुर का सबसे बड़ा ट्रिगर बना। हमलावरों में कई दलित और यादव। 11-12 जून साल 2000 अपसड़ नरसंहार हुआ, जो कि नवादा में हुआ। अशोक महतो गैंग ने इस नरसंहार को अंजाम दिया। 12 भूमिहार जाति के लोग मारे गए, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी। यह चुनावी राजनीति के झगड़े से शुरू हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर रणवीर सेना ने मियाँपुर गांव को ही क्यों निशाना बनाया? दरअसल ये हर नरसंहार में उग्रवादियों ने निशाना उसी गांव को बनाया जो भौगोलिक नजरिए से पिछड़ा हो, जहां के लोग किसी भी घटनाक्रम में शामिल नहीं रहे हों और सोचते हों कि हमको कोई क्यों मारेगा, आखिर हमारे इलाके में तो हर जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मियाँपुर यादव बहुल गांव था। रणवीर सेना ने इसे माओवादी समर्थक बताया और आरोप लगाया कि इस गांव के लोगों ने ही सेनारी नरसंहार को अंजाम दिया था या सेनारी नरसंहार में शामिल थे। लेकिन विश्लेषकों के अनुसार रणवीर सेना ने जानबूझकर यादवों को निशाना बनाया ताकि कुर्मी भूमिहार गठबंधन न टूटे। दरअसल उस दौर में एक बात और धीरे धीरे सामने आने लगी थी, जो कि रणवीर सेना के लोगों का कहना था कि 12 नरसंहार के समय से ही नक्सल के नाम पर यादव जाति के लोग भूमिहारों का खून बहा रहे थे और जवाब में भूमिहार जाति के हमलावर दलितों पर हमला करते। धीरे धीरे भूमिहारों को लगा कि दलितों को निशाने पर लेना सही नहीं है, बल्कि दलितों को आगे कर यादव जाति के लोग अपना मकसद साध रहे हैं। लिहाजा सेनारी नरसंहार के बाद ही रणवीर सेना समर्थकों ने मन बनाया कि इस बार असली दुश्मन पर हमला करना है। ये अलग बात है कि जमीन और वर्चस्व की लड़ाई में खेल तो राजनीति रही थी, बाकी सभी के सभी मोहरे या कहें प्यादे थे। रणवीर सेना ने त्रिवेणी संघ में से एक और उसमें से सबसे ताकतवर जाति पर सीधे हमला बोला। सूत्रों के अनुसार हमलावरों ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनारी में हमारे लोगों को मारा है। गांव वालों ने आरोप से इनकार किया, लेकिन प्रतिशोध की आग में सब कुछ जल गया। रणवीर सेना का दावा यह लालू राबड़ी के जातिवादी राज का जवाब है। साल 2000 में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि आरजेडी पार्टी से हैं। आरजेडी का मुख्य आधार यादव और मुस्लिम था। विपक्ष बीजेपी और जेडीयू आरोप लगाता था कि सरकार नक्सलियों के प्रति नरम है और कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मियाँपुर के बाद हुआ क्या? बीजेपी और जेडीयू ने इस्तीफे की मांग की, कांग्रेस ने आलोचना की, लेकिन तत्कालीन राबड़ी देवी सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया। लालू प्रसाद यादव ने ब्रह्मेश्वर मुखिया को पकड़ने के लिए 10 लाख रुपए की इनाम की पेशकश की। हालांकि कुछ रिपोर्ट में यह दावा 5 लाख रुपए का किया जाता है। राबड़ी देवी हेलीकॉप्टर से पहुंची और हर परिवार को 10-10 लाख मुआवजे की घोषणा की। पुलिस पर देरी से आने का आरोप लगा और कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। रणवीर सेना ने जिम्मेदारी ली और धमकी दी कि अगर सरकार इसी तरीके से जातिवाद को भड़काती रही तो और हमले होंगे। इस घटना के बाद कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 2007 में निचली अदालत ने 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी। 2013 में पटना हाई कोर्ट ने ज्यादातर आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। गांव में आज भी स्मारक है जहां पीड़ित परिवारों की याद में श्रद्धांजलि दी जाती है। कहना गलत ना होगा कि महिलाओं और बच्चों की हत्या सबसे क्रूर पहलू यह था कि यह दिखाता है कि
कि प्रतिशोध में इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। मियांपुर नरसंहार बिहार के इतिहास का एक ऐसा घाव है जो आज भी पूरी तरीके से नहीं भरा। इसने साबित किया कि निजी सेनाएं, माओवादी हिंसा और जातिवादी राजनीति मिलकर कितना विनाश कर देती है। आज बिहार में ऐसे बड़े पैमाने पर नरसंहार की घटनाएं कम हो रही हैं, बेहतर कानून व्यवस्था है, विकास योजना और जागरूकता की वजह से, लेकिन जातीय तनाव, भूमि विवाद और गरीबी अभी भी चुनौती है। हालांकि इतना समय बीत जाने के बाद कहा जा सकता है कि न्याय तभी संभव है जब राज्य निष्पक्ष हो, विकास समावेशी हो और समाज जाति से ऊपर उठे। बदला कभी भी समाधान नहीं होता, यह नई हिंसा को जन्म देता। मियांपुर के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम ऐसी घटनाओं को इतिहास में बना दें और भविष्य को इंसानियत से भर दें।